नमस्कार। आजकल हम उस ज़माने में जी रहे हैं जहाँ अगर कोई बात आप तक पहुँचती है तो वो मैसेज क्या है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम ध्यान देते हैं कि वो मैसेज पहुँचाने वाला कौन है। अगर वही व्यक्ति जो आपको मैसेज पहुँचा रहा है और वो मैसेज आपके मतलब का है तो उस व्यक्ति की विश्वसनीयता रहती है। और वही व्यक्ति कोई ऐसा मैसेज देता है जो हो भले ही सच लेकिन आपके स्वाद को अच्छा नहीं लगता है, तो आप बजाय उस मैसेज के सवाल उठाते हैं उस मैसेंजर पे जिसने आपको ये संवाद दिया है। आज के हमारे राजनीति में, अर्थशास्त्र में लगभग यही हो रहा है। मूडी अगर भारत के खिलाफ कोई गलत रिपोर्ट देता है तो हम उसको अमेरिकन साजिश बता देते हैं। कोई विदेशी एजेंसी अगर हमारे को बोले कि देखिए 190 देशों में हमारे प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो 158वें पोजीशन पर है, तो हम उस पर उंगली उठा देते हैं। लेकिन वही एजेंसी अगर बोले कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो अगले 5 साल में इतना ट्रिलियन हो जाएगा, तो हम उसका बड़े दिल खोल के स्वागत करते हैं। वही बीबीसी अगर 10 खबर ऐसा दिखाए जो हमको पसंद ना आए, भले ही वो सच हो, तो हम बीबीसी के पूरे वजूद पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन वही बीबीसी एक अगला खबर ये बोले कि दुनिया भर में जो भारतीय रहते हैं, जो प्रवासी भारतीय, उसमें से 80% लोगों का मानना है कि मोदी जी बढ़िया नेता हैं, तो हम उसको खूब स्वीकार करते हैं और उसको विश्वसनीय मानते हैं। यानी कि हमारा ध्यान सब्जेक्ट पर नहीं रहता, हम मैसेज की तरफ नहीं देखते, हम मैसेंजर की तरफ देखते हैं। अभी हालिया हिंडनबर्ग के बाद एक और रिपोर्ट आया अदानी जी पे, और हम सब जानते हैं कि सही गलत अलग बात है, क्योंकि ये सिर्फ अदानी जी ही नहीं है, ऐसे ऐसे भारत में नहीं दुनिया भर में बहुत सारे विदेशी बहुत सारे व्यवसायी ऐसे हुए हैं जिनको सरकार से, व्यवस्था से और कानून के कमज़ोर कड़ी से बहुत फ़ायदा मिला है। सरकारों ने बहुत फ़ायदा दिलवाया है ताकि उनके फ़ायदे का इस्तेमाल वो अपने चुनावी फ़ायदे में कर पाएँ। तो ऐसे सिर्फ अदानी जी ही नहीं है, इसलिए एक ही को उंगली मैं नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन अदानी जी पर एक रिपोर्ट आती है तो पहले हम सवाल उठाते हैं उस रिपोर्ट पर नहीं, हिंडनबर्ग पर। हिंडनबर्ग के मम्मी पापा, दादा नानी का पता लगाते हैं। और अभी जब एक 3-4 अखबार ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया अदानी जी पर, तो फिर हम उस रिपोर्ट में क्या लिखा है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि उस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली संस्था कौन है। उसकी संस्था, अब कल के अगर बात को देखें जो अडानी जी के अगेंस्ट आया है, वो तो सच्ची बात है। जब वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो यशवंत सिन्हा द फाइनेंस मिनिस्टर ने एक रूट खोला था, क्योंकि भारत उस समय में हम विदेशी निवेश देख रहे थे कि विदेशों के लोग आएँ और हमारे देश में निवेश करें और चलो कुछ ढील दो, जैसे तैसे करके आएँ और फैक्ट्रियाँ लगाएँ, कंपनियाँ लगाएँ। अच्छा इंटेंशन हो सकता है। तो एक रूट उन्होंने सॉफ्ट रूट दिया, उसको कहते हैं मॉरिशस रूट, कि मॉरिशस को कुछ ऐसे कंट्रीज़ बनाए कि वहाँ से अगर आप इस देश में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। अब दुर्भाग्य से उस रूट का फ़ायदा विदेशी निवेशक क्यों करेंगे, क्योंकि जो सीधी स्ट्रेट कंपनी है जो आपके देश में आती है, फैक्ट्री लगाती है, बिज़नेस करती है, चाहे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है, उसको इस लंद फंद से मतलब नहीं रहता है। लेकिन जो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में जो लोग निवेश करते हैं और निवेश करके जो पैसा बड़ा बढ़ाना चाहते हैं, उनका तो 1% आधा परसेंट भी मैटर करता है। तो मॉरिशस रूट एक फेमस रूट हो गया भारतीय बाज़ार में पैसा भेजने का। चलो ठीक है, पैसा आना चाहिए। लेकिन कालांतर में हमने देखा कि भारत के ही चोरी के पैसे भारत में आने लगे। मॉरिशस रूट कमा के, घूस करके, सरकारी प्रॉपर्टी बेच के, जैसे तैसे करके कमाओ, विदेशों में उसको रूट करो और वापस मॉरिशस रूट से उस पैसे को लाओ और कंपनियों में अलग अलग तरीके से निवेश करो। तो ये एक रूट है जो वाजपेयी जी के सरकार में खोला गया था, यशवंत सिन्हा जी के दौरान। मनमोहन सिंह के 10 साल में भी उस रूट को कोई बंद नहीं किया गया, क्योंकि सरकारें विदेशी निवेश और विदेशी मनी, पैसा उनको आकर्षित करता है। आज अदानी जी की कंपनी में भी लगभग वही हाल है। तो ऐसा ही एक रिपोर्ट है। तो बजाय इसके कि हम रिपोर्ट पढ़ें, हमने ये पढ़ना शुरू कर दिया कि रिपोर्ट लिखा किसने। रिपोर्ट उस व्यक्ति ने लिखा जिसका नाम है जॉर्ज सोरोस,
और जॉर्ज सोरोस की कहानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिज़नेस पढ़ता है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, जो व्यवसाय करना चाहता है, जो स्टॉक मार्केट में काम करता है, जो निवेश के धंधे में है, उसके लिए उससे बड़ा इंस्पायरिंग कोई स्टोरी नहीं है। एक यहूदी बच्चा अलग अलग संघर्ष करके यूरोपियन देश से अमेरिका आता है, खुली अर्थव्यवस्था का फ़ायदा उठा के बहुत पैसे बनाता है और उस पैसे को वो छोड़ दीजिए, अफ्रीकन देशों में, विभिन्न देशों में खूब निवेश करता है और उसका मुख्य विरोध सिर्फ एक होता है कि दुनिया भर के लोकतंत्र पर राष्ट्रवादियों का कब्जा न हो जाए, जो धार्मिक, जातिगत और क्षेत्र विशेष के पहचान को आधार बनाते हैं। तो 2014 के बाद कुछ आधुनिक देशों में ऐसे सत्ता परिवर्तन हुए। वो अपने देश का, इजराइल के नेतन्याहू का भी विरोध करता है। यहूदी है जॉर्ज सोरोस। उसने ट्रंप की लंका लगा दी, पुतिन का विरोध करता है और उसी क्रम में हमारे मोदी जी भी राष्ट्रवादी हैं और जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है उसके ख़िलाफ़ वो बाकी जो लोग हैं उसकी वो मदद करता है। और ये वो आज से नहीं कर रहा है, ये बहुत दिनों से कर रहा है। विभिन्न कानूनी संगठन को लेकर के, पैसा दे करके विश्वविद्यालय भी खोले उसने अफ्रीकी देशों में और बहुत सारे काम हैं। किसी दिन विस्तार से बताएंगे, बात करेंगे जॉर्ज सोरोस पे। लेकिन ये कैसा ज़माना है दैट चिट्ठी में क्या लिखा है हमको वो पढ़ने में रुचि नहीं है। बात में कितना तथ्य है, कितना सच है, हम वो नहीं जानना चाहते हैं। हम पहले ये जानना चाहते हैं कि भेजा किसने है और उस व्यक्ति का इंटेंशन कैसा है। डेविल है कहीं वो व्यक्ति, मैं जिसको प्यार करता हूँ उससे तो वो उसके विरोध में तो नहीं है। तो इस ज़माने में हम जी रहे हैं। हमको आपको सोचना है कि इस ज़माने को हमको कितना आगे बढ़ाना है और दिमाग का यूज़ करना है, पूरा कॉमन सेंस यूज़ करना है, बिना हृदय में किसी का पक्ष लिए, किसी का विरोध किए हुए, या फिर वैसे ही करना है। इसको अंधभक्त कह लीजिए, कुछ लोग चमचा कहते हैं, कुछ लोग राजनीतिक रूप से पागल कहते हैं। क्योंकि जब आप अपने दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही और गलत में फ़र्क नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये करेंगे कि उसने किया है तो वो सही है, अब जैसे भी करे। तो अभी अपने देश में यही माहौल है, इनफैक्ट दुनिया भर में यही माहौल है। लेकिन क्या ये आपके और हमारे भविष्य के लिए अच्छा है, ये हमको और आपको तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जॉर्ज सोरोस, अदानी जी, राष्ट्रवाद, मैसेज नो, हु इज़ द मैसेंजर, इस ज़माने में हम जी रहे हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।